जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। तो यार आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करेंगे। अगर कक्षा 10 में हो 2022 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। तो छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप देख लो और आराम से समझ जाओ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। क्वेश्चन में देगा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड दे सकता है या कुछ दूसरे देश दे सकता है, लेकिन सबसे मेनली कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट को तो आपने सुना होगा, है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब वहाँ पर करने लगे, सारी चीज़ें व्यवस्था बनाने लगे, वहाँ पर हर चीज़ें सुधारने लगे, ठीक है, जो भी चीज़ें मतलब इधर उधर थी, तो वहीं से राष्ट्रवाद का प्रारंभ स्टार्ट हो गया था। यानी पुनर्जागरण जब हो गया था इटली में, उसके बाद से फ्रांस में राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ था। ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है जो वहाँ के लोग हैं उनमें राष्ट्र की भावना जागने लगी। यानी हमारा राष्ट्र है, हम अपने देश, मतलब देशवादी भावना एक प्रकार से कि हमारे राष्ट्र में क्या क्या ऐसे सब है ना। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा आता है आगे आगे हमारा नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन को जो संबंध था वो किस देश से था। अभी मैंने आपसे बताया कि भाई नेपोलियन जो थे वो फ्रांस के क्या थे, वहाँ के शासक बने और नेपोलियन वहाँ की बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधारी। तो नेपोलियन का जो संबंध होगा वो कहाँ से होगा, फ्रांस से ही होगा। ठीक है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, ये ऑप्शन देगा। उसके बाद स्टूडेंट आता है कि भाई साहब यहाँ पर यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था, यानी यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो कौन था, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों हैं। अगर एक नंबर के आ सकते हैं, अगर क्या आ ही सकते हैं, तो इनको तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारा है ये, ठीक है, इसका ये होगा गैरीबाल्ड, बिस्मार्क, काबूर, मैजनी। कौन है यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक, जल्दी से आप बताइए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा मैजनी थे। कौन थे, मैजनी। ठीक है, ये देगा गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, जर्मनी से संबंधित हैं। काबूर हैं, मैजनी, गैरीबाल्डी, तीन में मैजनी होगा। उसके बाद हमारा आता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। 9th में आपने पढ़ा होगा, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसको देख लो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जर्मनी का एकीकरण 1848 ईस्वी में हुआ। देखिए लगभग 1848 ईस्वी में हुआ। किसी किसी बुक में दूसरा भी दिया रहता है, तो आप ये कमेंट मत करने लगो कि सर आपने गलत बताया, भैया आपने गलत बताया। ठीक है, क्योंकि दूसरी बुक में दूसरा होता है और हम भी बुक से ही बताते हैं आपको, कहीं दूसरी जगह से तो हम लेने नहीं जाते, इंटरनेट से बुक से सर्च करके आपको बताते हैं। ठीक है, लेकिन एक जगह पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, थोड़ा टाइम आपको कम लगता है सर्च करने में, रिसर्च करने में, ये सारी चीज़ें का टाइम बच जाता है। तो इसीलिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये है। तो जर्मनी के एकीकरण 1848 ईस्वी में हुआ। जर्मन लोगों में प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं विद्यमान थी। देखिए हमारे अंदर भी भाई, जर्मन लोगों में ही क्यों, हर देश के लोगों में एक राष्ट्रवादी भावनाएं होती हैं। अच्छा तुम ही सोचो, हमारे देश के बारे में अगर कोई बुरा भला कहता है तो हम लोग सब एक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। भले हम आपस में लड़ते रहें, भले हम आपस में परिवार में झगड़ते रहें, कुछ भी हो, लेकिन जो भी देश के खिलाफ बोलता है हम एक हो जाते हैं। अब देश के खिलाफ बोलने का मतलब जानते हो क्या होता है, इनडायरेक्टली जनता के खिलाफ बोलना, क्योंकि देश जनता से ही है यार। अगर जनता ही नहीं होगी तो देश कहाँ होगा। ठीक है, तो यही है, इसीलिए अपने देश के लिए मर मिटने की जो भावना होती है वही राष्ट्रवादी भावना होती है। तो जर्मनी का जो एकीकरण था उसमें क्या था कि जो जर्मन लोग थे वो मतलब अपने देश को एक करना चाहते थे। जैसे हमारा अगर देश कई देशों में मान लो टूट जाए, जैसे उत्तर प्रदेश अलग हो जाए, बिहार अलग हो जाए, ये सारी चीज़ें में अलग ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मतलब ऐसे जर्मनी था। लेकिन उसका एकीकरण हुआ 1848 ईस्वी में। जर्मन लोगों में प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं विद्यमान थी। अतः इन राष्ट्रवादी लोगों ने क्या किया कि भाई जर्मन महासंघ के विभिन्न विभाजित क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब कोई भी जो जर्मन लोग थे वो सोचे कि भाई जो असेंबली हो, यानी संसद हो, वो एक हो और वो जनता द्वारा जो वहाँ पर जो बने, वहाँ पर जो शासन करे वो जनता द्वारा चुनकर जाने चाहिए। ठीक है, जो नेता वगैरह हमारे देश में होते हैं तो जनता द्वारा ही तो चुने जाते हैं। तो एक स्वतंत्र संसद बनाने का मतलब प्रयास किया था, ये है। उसके बाद देखिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का था। कभी कभी पूछ लेता है कि जर्मनी के एकीकरण में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका था, तो ऑटो वन बिस्मार्क का था। और उसके बाद एक और पूछ सकता है कि एकीकृत जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित हुआ, तो वो है विलियम प्रथम। ठीक है, कौन, विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। देखिए एकीकृत, यहाँ पर याद रखना एकीकरण, जब मतलब जर्मनी का एकीकरण हो चुका उसके बाद विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है,
तो ये छोटी सी वीडियो मैं बनाने की कोशिश किया हूँ, शायद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ वो जो बेल घंटी है ना होती है उसको दबा लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। ठीक है, नीचे लाल कलर का बटन दबाओगे, उसके बगल में इस तरीके घंटी आ जाएगी, उसको जब दबाओगे तो ऐसे ऐसे बन जाएगा, उसको जरूर कर लेना ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। मैं मिलता हूँ गाइज आपसे अगली वीडियो में। गाइज क्या मेरे दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आपका विकास भैया ऐसे ही आपको बताता रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।